टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। दोस्तों ये फैमिली डेफिनेटली में बस आज 26 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, बहुत ही शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि 23 जुलाई को जो हमारा बजट आया ना, उसको भी बाज़ार ने डाइजेस्ट कर लिया। और जिस हिसाब से कैसे एक इंडस्ट्री में अभी के टाइम ब्रेकआउट हो रहा है, ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन भी देखने को मिल रहा है। मैंने इस कंपनी को लेके ख़राब से ख़राब टाइम में ये वीडियो बना के इनकरेज किया था हम, क्या आप ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर होल्ड कर सकते हैं बिना पैनिक के। बिकॉज जिस दिन इसमें तेज़ी आएगी तो मार्केट में इसको लेकर काफ़ी बजिंग होगा, जैसा गैस अभी कंडीशन इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2024 में गैस जो बजट आया ना, वो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही शानदार जो खबर है उसको भी लेके आ रहे हैं। तो फटाफट दोस्तों एक बॉस कंपनी के बारे में मेरी कमेंट्री हमेशा की तरह अनबाइस्ड होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो मान गए इस कंपनी को, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हुआ तो ही मैं माना। मैंने तो सोचा, जब इस कंपनी को बहुत बार कवर किया था, मैंने एक ही बात बताया था कि पूरे इंडस्ट्री से इस कंपनी में कहानी उल्टी होते हुए देखने को मिल रही है। जहाँ पे इंडस्ट्री में काफ़ी प्रेशर के अकॉर्डिंग बहुत सारे इंडस्ट्री के टॉप क्लास कंपनी में 40 से 45% करेक्शन हुआ, बट इस कंपनी में ना के बराबर करेक्शन हुआ। और जब इसमें तेज़ी आएगी तो सबसे पहले जो लीड करेगी ना, वो इस टाइप की ही कंपनी होगी जिनके अर्निंग्स में ख़राब फेस में भी कोई भी डेंट नहीं पड़े। और दोस्तों आज हमें 5% का ब्रेकआउट 4000 के ऊपर देखने को मिल रहा है, और इसी के संग कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को भी छू लिया है। साल की बात की जाए, अगर आपको लगता है कि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक काफ़ी महंगा हो गया, तो जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ सही नहीं है। बिकॉज मुझे टेक्निकली लग रहा है कि रैली ऑफ कोर्स आने वाले कुछ समय तक कंटिन्यू हो सकती है। उसके पीछे की दोस्तों जो वजह है ना, मैं अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का ही मोमेंटम बन सकता है। जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है अपना सर्टन स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म प्लेयर के अकॉर्डिंग ये कंपनी क्यों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो डेटा शो कर रही है ना, उसको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो कंपनी का इस पिछले एक साल में 17% भागी है। चीज़ दोस्तों नोटिस करिएगा कि ख़राब से ख़राब टाइम में भी कंपनी साइडवेज में गई, कंसोलिडेशन फेज में फंसी। 5 ईयर्स में कंपनी ने ऑलमोस्ट 300% के आसपास पैसे बना के दिए। लेकिन दोस्तों ये केमिकल को बिलोंग करने वाली एक शानदार कंपनी है, जहाँ पे केमिकल्स में अच्छी से अच्छी कंपनी में काफ़ी धुलाई और पिटाई हुई, बट इस कंपनी में दोस्तों बहुत बड़ा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को नहीं मिला। और धीरे धीरे कैसे फॉल एब्जॉर्ब होने के बाद ना कंपनी फाइनली ब्रेकआउट के जोन पे पहुंच चुकी है। बहुत लोग आराम से चार्ट देख के एस्टेफिल परिवार में जो डेली वीडियोस को देखते हैं समझ गए होंगे। मैथर पे गैस वन एंड ओनली मार्केट किंग पीआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने गैस इस कंपनी के नंबर्स को भी बहुत बार डिस्कस किया, तो बताया था कि आपको ना बस सही समय का वेट करना है। और ऑफकोर्स जिस दिन गैस आप ना अपने अंदर ये डेडिकेशन और ये पेशेंस ला देंगे ना, आपके लॉन्ग टाइम बहुत पैसे बन सकते हैं। तो कंपनी गैस फाइनली सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की चढ़ाई करते हुए दिखाई दे रही है। पहले गैस समझिए कि एग्रोकेमिकल में और एग्रीकल्चर में जिस हिसाब से इस बार गवर्नमेंट का फोकस है ना, जो कंपनी अच्छा काम कर रही है और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों ये कंपनी अभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। अभी तक गैस Q1 के नंबर्स हमारे सामने नहीं आए हैं। अब नंबर्स कैसे आएंगे ये तो गैस मुझे पता नहीं, लेकिन यस टेक्निकल चार्ट में काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रीम हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का तो 76% जो रेवेन्यू है ना, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो इंटरमीडिएट उधर से आता है। फॉर्मुलेशन की बात की जाए, वहाँ से गैस कंपनी 23% के आसपास रेवेन्यू कमाती है। दोस्तों चौंकाने वाली बात पता है क्या है, कि कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अपने एक्सपोर्ट से कमाती है। और दोस्तों कंपनी का जो भी क्लाइंट बेस अगर आप देखें इंडिया को छोड़ के ना, जापान, चाइना, जर्मनी, एक्सपोर्ट की बात की जाए अगर आप देखें तो यूएसए, ब्राज़ील, सऊदी अरबिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, यूके, फ्रांस, इटली, जहाँ पे गैस उनकी इकोनॉमी काफ़ी ख़राब चल रही थी, उसके बावजूद भी गैस मैं दिखाऊंगा कि कंपनी के अर्निंग्स में कोई भी खराबी हमें अभी तक दिखाई नहीं दी। अगर आप देखें तो कंपनी का जो भी अर्निंग है ना, 77% के आसपास जो रेवेन्यू दोस्तों वो कंपनी एक्सपोर्ट से कमाती है। 23% के आसपास एक ऐसा रेवेन्यू कंपनी डोमेस्टिक मार्केट से कमाती है। और हमने ये देखा है कि बहुत सारी कंपनी जिसका बेस काफ़ी डोमेस्टिक बेस था ना, उसमें ही तेज़ी हमें देखने को मिली। और ऑफकोर्स जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है उसकी हालत खस्ता होते हुए देखने को मिली। बट यहाँ दोस्तों कंपनी कुछ उल्टा ही खेल हमें दिखा रही है। और जिस हिसाब से गैस कंपनी लॉन्ग टर्म कैपेक्स की है ना, ये आने वाले कल में गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकती है। क्यों बोल रहा हूँ, तो कंपनी दोस्तों वेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के संग कंपनी का जो फॉर्मुलेशन प्लान है बहुत तेज़ी से एक्सटेंड कर रहा है। कंपनी के दोस्तों जितने भी एक्टिव डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी संख्या अगर आप देखें
10,000 के ऊपर आपको दिखाई दे सकती है। तो अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो लवर्स हैं जिनको कंपनी के अंदर की बात जानने में काफ़ी रुचि होती है, तो गैस उनको मैं बताना चाहूँगा आने वाले 3 से 4 सालों में कंपनी का जो भी एक्सपोर्ट बुक है ना वो 10,000 करोड़ के आसपास है, इवन दोस्तों उससे भी ज़्यादा। आप समझ के चलिए कि कंपनी का गैस जो भी एक्सपोर्ट बुक्स है वो इसलिए स्ट्रांग है बिकॉज कंपनी का जो क्लाइंट जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है ना, देश या फिर विदेश के सारे गवर्नमेंट की रुचि बजट में उन सब इंडस्ट्री को सबसे सर्वप्रिय बनाती है। और यही कारण है कि कंपनी पिछले कुछ समय से गैस जो अर्निंग्स है उसमें लीगेसी पैदा करी है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये समझने की गलती मत करिएगा कि कंपनी कोई 8, 10, 15, 20 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। केमिकल्स में गैस एसआरएफ सबसे बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बहुत सारी कंपनीज अदर भी है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, दीपक नाइट्राइट है, नवीन फ्लोरिन है, और बहुत सारी कंपनीज हमें देखने को मिलती है। और ये कंपनी का अपने सेगमेंट का ना बॉस है, जिसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनी के वैल्यूएशंस की बात की जाए वो भी काफ़ी रीजनेबल है। 37 के पी के संग कंपनी आपको 21% के आसपास आरओई प्रोवाइड करती है, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गए जिनको पता है कि नेट प्रॉफिट बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी कितना इंपॉर्टेंट होता है। आरओई को मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ ना, वो लॉन्ग टर्म थ्योरी में गए जितने मल्टीबैगर निकले उन सब में एक चीज़ कॉमन था कि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और साथ में आरओई का कंसिस्टेंसी। और जहाँ पे गैस ये तीनों चीज़ हमें मिले वहाँ पे गैस कंपनी बड़ा पैसा बना के दी है। पर दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कंपनी अभी भी अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न को देखें और 2006 से कंपेयर करें, यही दोस्तों इनके मीडियन पी 36 के आसपास है। मतलब कंपनी अपने मीन पी के लगभग हमें देखने को मिल रही है। बुलिस केस की बात की जाए तो कंपनी बहुत बार 50-60 के पी में भी गई है, बट येस ये गैस कंपनी का बेस फॉर्मेशन करने के बाद बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिजनेबल पी मुझे अभी तक दिखाई पड़ता है अगर आप दूसरे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को बहुत ही अच्छे से जज करें तो। हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि मैंने आपको बताया भी था कि देखिए बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का अर्निंग्स ख़राब इसलिए हो रहा है बिकॉज रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी बढ़े हैं, मार्जिन बच नहीं रहे हैं। बट इस कंपनी की अर्निंग्स के साथ कंपनी की मार्जिन्स भी कंसिस्टेंट हैं। और यही रीज़न है इसकी कंपनी के अर्निंग्स जिस हिसाब से कंपनी के ओपीएम भागे हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा चार चांद लगाया है। और रीज़न की बात की जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों अगर कंपनी की सही होती है ना, कंपनी बहुत ही अच्छा मुनाफा करती है। तो लास्ट ईयर गैस इसी क्वार्टर में जब तक मार्च का क्वार्टर था 283 से 370, और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए ये गैस इनका पीक सीजन होता है। लेकिन इस क्वार्टर में भी गैस जो नंबर्स हमने सामने देखे थे ना वो बहुत ही फैंटास्टिक थे। तो कंपनी के Q1 के नंबर्स 6 अगस्त को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस दिन शेड्यूल्ड है। तो एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि जिस कंपनी में कॉन्सोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, एक चीज़ नोटिस करिए, वो ब्रेकआउट कब सस्टेन होगा, जब कंपनी का ईपीएस पिछले 2-3 साल के भांति प्राइस कॉन्सोलिडेशन में समा गया है। मतलब पीछे से कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, कंपनी के ओपीएम बढ़े हैं, कंपनी के पैट के फिगर बढ़े और कंपनी उस लेवल से बस चंद पॉइंट ही उछली है। तो अभी भी कैसे एक बहुत बड़ा जो स्पेस है ना, अगर सब कुछ ठीक रहा Q1 के नंबर्स, डिस्क्लेमर मैं दे दूँ दोस्तों, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन इसको आप मत समझिएगा, लेकिन ये स्टडी पर्पस से आप ज़रूर इसको ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन नंबर्स की बात की जाए वो काफ़ी कमाल थे। और सेम दोस्तों हमने यूनो मिंडा में भी देखा था कि कंपनी प्राइस वाइज कॉन्सोलिडेशन कर रही थी, बट 2021 के भांति टाटा पावर में, यूनो मिंडा में बेस प्राइस के संग इनके ईपीएस में ब्रेकआउट था। और जब कंपनी भागी तो सीधा उस लेवल से हमें डबल होते हुए भी दिखाई पड़ी बस 3-4-6 महीने की अवधि में। कंपनी के कैश एंड रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के पास उसे बहुत ही एडिक्वेट मात्रा में रिजर्व्स है। रिजर्व्स के भंडार की बात की जाए 8,716, और गैस कंपनी फॉर्मुलेशन में एपीआई में भी हाल फिलहाल में प्रवेश की थी, जिसको लेके मैंने अपनी प्रॉपर कवरेज दी थी। और कंपनी के ऊपर गैस कोई बोरोइंग का दबाव ना के बराबर है, और यही गैस इस कंपनी का सबसे कोर यूएसपी आप मान सकते हैं। होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर के पास उसको अधिकांश 46% के आसपास स्टेक है। 18% का स्टेक एफआईएस के पास है। डीएस की होल्डिंग पहले से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अगर इस क्वार्टर में देखें तो जून क्वार्टर में गैस एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें भी हमें 3 क्वार्टर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखा गया तो कंपनी का दोस्तों जो मैक्सिमम अधिकांशित जो रेशियो हमें देखने को मिल रहा है 90% के ऊपर, ये दोस्तों एफआईएस, पब्लिक और प्रमोटर खुद इसको लेके रखे हैं। बात चार्ट की तो साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिएगा। अभी भी दोस्तों केमिकल्स में एक बहुत बड़ा स्टीम बाकी है। जितना दोस्तों लोग केमिकल्स को लेकर बीच में हताश हो गए थे, परेशान हो गए थे, बहुत सारे केमिकल्स कंपनी आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर होगा या फिर आपको अच्छा रिवॉर्ड दे रहा होगा। अगर आप इस ट्रेंड को समझते हैं कि हेडविंड्स को और टेलविंड्स को कैसे पढ़ा जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग पूछेंगे ये होता क्या है। हेडविंड्स का मतलब जब कंपनी को चैलेंजेस फेस करना होता है, और टेलविंड्स की बात की जाए जब कंपनी के लिए जो कंडीशन है
अनुकूल होती है। तो आने वाले कल में गैस रेट कट से पूरा इंटायर केमिकल को फ़ायदा हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी भागी है तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप 2-3 साल का थ्योरी जानते हैं कि कॉन्सोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है, अच्छी कंपनी में काफ़ी फ्यूरियस होता है, तो लॉन्ग टर्म में गैस होल्ड करने में मुझे कोई हर्ज दिखाई नहीं पड़ता। रही बात गैस आज के दिन जो कैंडल बना है वो बहुत ही मजबूत और वॉल्यूम में भी हमें अच्छी खासी स्पाइकअप देखने को मिल रही है। दोस्तों करना क्या है, मैंने क्या बताया कि इधर पे गैस कोई बाई और जो रिकमेंडेशन है BS, इसको आप प्लीज़ मत लीजिएगा। ये गैस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है कि मैं एजुकेशन वाइज आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ अनबायस्ड होकर। इससे गैस मेरा क्या है, मेरा गैस काम सिखाना है, आपका काम सीखना है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो जी हाँ गैस 3850 या फिर 3800 जहाँ से गैस कंपनी बाउंस बैक की थी, ये आपका शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर है। रेस्ट आपकी मर्ज़ी की मालिक आप खुद ही हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, नहीं लगता है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जिनको ब्रेकआउट पसंद है और जिनको लगता है कि ब्रेकआउट के बाद ही पोजीशन को क्रिएट करना चाहिए, वो चाहे तो अपना फॉर लॉन्ग टर्म जो पोजीशन है उसको भी ले सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, मुझे गैस इस लेवल पे भी प्राइस काफ़ी अनुकूल लग रहा है। येस, आपको लगता है कि Q1 के नंबर्स का वेट करना चाहिए जो 6 अगस्त को है, आप वो भी कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि पुराने शेयर होल्डर इस कंपनी को ज़रूर लॉन्ग टर्म होल्ड करें। रही बात कंपनी के बैलेंस शीट की, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छे लगना चाहिए। अगर आपको एग्रोकेमिकल में कोई इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, अच्छी कंपनी में निवेश करने का मन है, तो मैंने आपको पिक्स साझा किया। आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए तो कैसे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना कोई भी कॉल ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।